अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। आज बड़े अहम पहलुओं पर बात होगी। आपने देखा टेलीविज़न की जीनत बनी खबर, सहूलतकार मोहम्मद वली पकड़ा गया। और ये वो सहूलतकार है, आज से पौने 2 साल पहले पेशावर पुलिस लाइंस में ख़तरनाक धमाका हुआ। उस धमाके के नतीजे में 86 के करीब पुलिस एहलकार अपनी जानों से गए और 249 पुलिस एहलकार शदीद ज़ख्मी हुए। और ये बड़ी अजीब बात है कि हम जब भी इसके ताने बाने मिलाने की कोशिश करते हैं, जब भी लोग पकड़े जाते हैं, उनका ताल्लुक या तो भारत से होता है या फिर अफ़गानिस्तान से होता है। अफ़गानिस्तान हमारी वजह से वहाँ पर हम की एक कोशिश हुई, हमने कोशिश की अमेरिका अफवाज और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट देख रहे हैं को मामलात को आगे बढ़ाएं, लेकिन वहाँ ये कोशिश नहीं हो रही। अफ़गानिस्तान में मेरी समझ से बाहर है कि दरअंदाजी, अब तो दरअंदाजी का वर्ड भी नहीं बल्कि सरहद पार से दहशतगर्दी क्यों पाकिस्तान की तरफ भेजी जा रही है। वली मोहम्मद ने जो इंकशाफात किए बड़े ख़तरनाक है। 17 मार्च 2023 को भी एक सहूलतकार पकड़ा गया था और फिर जमील चौक पेशावर के करीब से 2 खुदकुश बम्बार पकड़े गए थे, उनसे जैकेटें बरामद हुई थी। तो मरकज़ी मुलजिमान और मरकज़ी सहूलतकार तक पहुँचने की कोशिश में पता लगा कि ये एक पुलिस कांस्टेबल है जो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर, खुद आज उसने बताया कि वो गया था और जुनेद नामी शख्स से वहाँ मुलाकात हुई। और बड़ी अजीब बात है, फितना खारिज की ज़ेली तंजीम है जमातुल हरार, वो ये काम कर रही है। कौन फंडिंग कर रहा है, कहाँ से आ रही है ये फंडिंग और क्यों अफ़गान गवर्नमेंट इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट शो कर रही है। वो पकड़ा जाता है बॉर्डर पर, जुनेद फ़ोन करता है और उसको छुड़वाता है और वहाँ से उसको फिर किसी न किसी रास्ते पाकिस्तान भेजा जाता है। बड़ी ख़तरनाक बात है। हम तो कब से कह रहे हैं कि हमारा अमन अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ा है, लेकिन अफ़गानिस्तान ये समझ नहीं रहा है कि अफ़गानिस्तान का अमन भी हमारे अमन के साथ जुड़ा है। अगर भारत की कठपुतली बन के आगे बढ़ना है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी इस रीजन में। और जाहिर है कि पाकिस्तान अपने तमाम रास्ते, अपने ऑप्शन खुले चाहता है और रखता है। हमें कोई डर नहीं है। हमारी अफवाज माशाल्लाह से बेहतरीन अफवाज है दुनिया की। हम तैयार हैं हर सूरत में। हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दी है और अब भी दहशतगर्दी को पनपने नहीं देंगे। ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तजियाकार हैं, सीनियर तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, पौने 2 साल पहले हुआ ये ख़तरनाक धमाका, आपको भी याद होगा, हमारे भी जहनों पर नक्श है। लरज़ उठा था पेशावर, 86 पुलिस एहलकारों की शहादत, 249 के करीब या इससे भी ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए। और ये वली मोहम्मद भी पुलिस कांस्टेबल जो कहता मैं बातों में आ गया और फिर जमातुल अहरार के बंदे जुनेद नामी शख्स से मिला जो कि फितना खारिज की ज़ेली जमात है, वहाँ जाता है, अफ़गानिस्तान ट्रेनिंग लेकर आ रहा होता है, पकड़ा जाता है और फिर इसको छुड़वाया जाता है। वहाँ पर अफ़गान बॉर्डर फोर्सेस ही इसको रिहा करती है। बड़ी अजीब बात है ये, बल्कि बड़ी ख़तरनाक बात है सर। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आपने पुलिस लाइन के इंसिडेंट का जिक्र किया। पिछले हफ्ते 5 दिन पहले भी एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, बड़ा अंधोनाक वाक़या हुआ, बड़ा दिलखराश वाक़या हुआ, बड़ा तकलीफ दे वाक़या हुआ। वो भी दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या, जो कोयटा के रेलवे स्टेशन के ऊपर धमाका हुआ, जिसमें 40 के लोग करीब शहीद हुए और अभी तक बहुत सारे हॉस्पिटल में 50 एडमिट है। उनमें से हो सकता है कुछ और शहीद हो चुके हों। और वो एक ऐसा धमाका था जिसमें वो लोग एक कोर्स ख़त्म करके, जिसमें एनसीओस थे, हवलदार थे और नाइक थे, जो बेचारे अपने घरों को जा रहे थे। और पता है आपके आर्मी के कोर्सेज बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। तो उसकी क्या, वो जो आपने जो कहा ना, दहशतगर्दी के पनपने का जो आपने एक आइडिया पेश किया, इसका मतलब दहशतगर्दी पनप रही है पाकिस्तान। अब उस पनपने के जो रीजंस आप, हमने बेताशा दफा उनको वर्कआउट किया, उनको मोडालिटीज की उसको वर्कआउट किया है। आपने जिक्र किया इस दहशतगर्द का जो पकड़ा गया पुलिस धमाके में। इससे पहले कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर बताया गया कि जी एक परसों 4 दिन पहले हुई थी, एक BLA का एक बंदा पकड़ा गया था। उसने कहा जी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से डायरेक्शन ली, पंजाब यूनिवर्सिटी में लोग थे जो बताते थे। फिर कल एक पुलिस की अपना सिंध के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने भी कहा फितना खारिज के लोग पड़े। तो ये जो अवामिल हैं, जो फाइनेंसर हैं, जो सपोर्टर हैं, जो फीडर हैं, वो तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होकर सामने आ गए हैं। और बार हाउस को बड़ा क्लैरिटी से ये कहा गया है और जिसके अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि इसके अंदर
अफगानिस्तान की दहशतगर्द हुकूमत इन्वॉल्व है। वो जो तालिबान अपनों को कहते हैं, जो मुसलमान अपनों को अपने आप को कहते हैं, और वो ऐसे मुसलमान हैं जो मुनाफिकों से बदतर हैं, जो मुसलमानों का खून पी के खुश होते हैं। और वो हक्कानी जैसे लोगों ने इस चीज का इंदिया दिया है जब उन्होंने अमेरिकन हथियार जो है इन दहशतगर्दों के हवाले किए हैं, जिसको मजलिस एहरार कह रहे हैं, वो तालिबान कह रहे हैं, पंजाबी तालिबान के, जिसका मर्जी नाम ले, उसके साथ अफगान हुकूमत जब इन्वॉल्व है, वो अफगान हुकूमत जिसको हमने फैसिलिटेट किया था और जिसने कहा था कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, उसकी सरजमीन बारहा इस्तेमाल हो रही है। वहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है। बहुत सारे ऐसे गैप थे जिसको अब पाकिस्तान आर्मी पारा चिनार के ऊपर प्लग इन करने की कोशिश कर रही है, जहां से दहशतगर्द आ रहे थे। आज तक दहशतगर्दों के अफगान महाजिन जहां दहशतगर्द पलते हैं, उनके कैंप पाकिस्तान में मौजूद हैं। आपने देखा यूनिवर्सिटी के अंदर अगर एजुकेशन हो रही है तो उसके अंदर किसको इन्फिल्ट्रेशन करने की जरूरत है, किसको उसके अंदर सीप इन करने की जरूरत है। सर एक सवाल है मेरा, थोड़ा सा मैं आपसे, इसलिए कि टेक्निकली आप इन सारी चीज़ों को जानते हैं, फोर्स को आपने सर्व किया है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। वगैरह साहब, ये जो अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द भेजे जाते हैं, सरहद पार दहशतगर्दी हो रही है, ये हमारे यहाँ, मैं ये नहीं कह रहा किसी भी मुल्क में ये हम काबिल कबूल, पाकिस्तान के लिए तो किसी मुल्क में काबिल कबूल नहीं है। ये अब भारत में क्यों नहीं हो पाता, ये वहाँ क्यों नहीं करते और यहाँ क्यों करते, ख़ास तौर पे टारगेट क्यों किया हुआ है पाकिस्तान को? तो इसके ताने बाने तो कहीं मिलते हैं ना भारत से। सर मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं कितनी दफ़ा आपको कह चुका हूँ, इसके ताने, एक क्लैरिटी से एक बात लोगों को भी कन्वे कर दीजिए और आप भी इसको आइंदा जरूर इसी तरह बताइएगा। इसके अंदर भारत की रॉ इन्वॉल्व है। अजीत कुमार डेविल जो भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने बबांगे दौल अपने लोगों को कहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करेंगे, लोगों को मरवाएंगे। एक देखिए, मैंने आपसे बारहा ये कहा है कि एक अदारों की ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी होती है, जो एफसी की भी होती है, आर्मी की भी होगी, रेंजर भी अपना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो, लेकिन आपके अंदर आपकी गवर्नमेंट की कंसंट्रेशन जरूरी, पॉलिटिकल कंसंट्रेशन जरूरी। अफगानिस्तान से आज तक आपकी हुकूमत ने बात की, आप मुझे ये बताइए, 1 साल हो गया है, कोई आपके सामने आया? आप खुद बता दीजिए, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, आप बता दीजिए अफगानिस्तान के साथ हुकूमत की दहशतगर्दी के अवस्था, वाई वो रटी रटाई स्टेटमेंट्स देने के कि छोड़ेंगे नहीं जी, इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाएंगे जी हम दहशत, जैसे वो परसों बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया जो कागज पर लिखी हुई, उनका कोई असर नहीं है उन लफ्जों का। वो लफ्ज अब नाकारा हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। अब प्रैक्टिकल की जरूरत है सर, बिल्कुल अग्री। अब हमें आंखें दिखानी है और प्रैक्टिकल दिखानी है। बहुत हो चुका, हमने अपनी सरजमीन पे बहुत खून देख लिया और किसी और की लड़ाई का खून अपनी सरजमीन पे देखा। हमारे यहाँ क्यों धकेल दिया जाता है दहशतगर्दी को, क्यों नहीं भारत में ये जाता? तो साफ समझ आती है कि दहशतगर्दी की जड़ या माँ कौन है। बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और बहुत बड़ी खबर है FBI उसके सिस्टम्स में फ्रॉड की क्या खबर है, अरबों रुपए का टीका कैसे लगा है गवर्नमेंट को, वो भी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, जैसे कि मैंने कहा था ब्रेक से वापस आएंगे, जरा बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर और एक तहलका खेज खबर को लेकर। तो एक तरफ IPPs के नए मुआहदे, IPP से जान छुड़ाने के लिए अरबों रुपए उन्हें देने पड़ेंगे, दूसरी तरफ IMF का वफ़द पाकिस्तान में है, FBR से मुलाकातें, क्या सख्तियाँ होने जा रही हैं टैक्सेशन के मामले में, इस पर तो बात करेंगे। पर जिसकी मैं जिक्र पहले किया था बड़ी खबर का, वो है FBR के सिस्टम्स में सेल्स टैक्स और टैक्स रिटर्न्स की मद में कोई 292 से ज़ायद अरब रुपए का टीका। ये कैसे लगा, ये फ्रॉड कैसे हुआ, प्रॉल सिस्टम क्या है, ये प्रॉल सिस्टम के तहत ऐसा क्यों हुआ है और ये कितना सेफ अब रह गया है, इस पर कितनी कदगन है। चूँकि FBR के अपने नुमाइंदे इस पर बात कर चुके हैं, तो अब ज़रा इस पर बात करना हमारे लिए बहुत डिटेल ज़रूरी है। अरबों रुपए, ये बात 292 की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ ये ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा 500-550 अरब रुपए का मामला है। गवर्नमेंट को अगर इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है कुछ सिस्टम्स की मद में, तो ये नज़ला फिर कहाँ और कैसे उन टैक्स पेयर्स पे गिरेगा, क्योंकि ये मामला समझ से मेरी बिल्कुल बालातर है। इससे पहले कि मैं बहुत सारी चीज़ों पर बात करूँ इकॉनमी को लेकर, लेकिन इस खबर को लेकर ज़्यादा ज़रूरी है बात करना। डॉक्टर आयमा मेहदी ने हमें ज्वाइन किया, माहिर मौशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ नईम सिद्दीकी साहब माहिर मईशत है, माहिर इक्तसादियात है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। नईम साहब, पहले चूँकि ये बड़ी खबर है
मैं चाहूँगा ज़रा इस खबर पे पहले बात कर लें। ये 292 अरब से ज़ायद का नुकसान या फ्रॉड या टीका, क्या मामला है ये पैरोल सिस्टम्स का? और एफबीआर के सिस्टम के अंदर भी हम ये ग्लिच देखते हैं। शुक्रिया अरसलान साहब। ये पराल जो है ये पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन एक अथॉरिटी है जो कि एफबीआर का तमाम डाटा जितना भी होता है उसको मैनेज करते हैं। आपके बहुत सारे प्रोग्रामों में हम शुरू से ही बहुत सारी चीज़ों की निशानदही करते रहे हैं कि हुकूमत के अंदर या एफबीआर के अंदर क्या मसाइल हैं। अब ये एक मसला है जो पिछले दिनों अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा और काफ़ी इसका शोर हुआ कि एक औरत जिसकी उम्र 70-75 साल से ज़्यादा थी, 79 ईयर, और उसका अकाउंट जो है पिछले 4 साल से वो डॉर्मेंट था, उसके अकाउंट को हैक किया गया। और वो जो हैक किया गया वो तो विद द हेल्प ऑफ एफबीआर एंड पराल, जो दोनों के लोगों के मिले हुए आपस में गठजोड़ की वजह से उसको हैक किया गया और उस पर 1.6 ट्रिलियन यानी कि खरबों 1600 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन कर ली गई। और जिस वक्त वो ट्रांजैक्शन हुई उस वक्त पराल के सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया गया ताकि पता ना चले, और वो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो गई। और फिर आगे उसका जो टैक्स जो आगे जिन लोगों को वो देना था यानी कि जो वैल्यू एडिशन टैक्स लगा के उसमें फिर 200-250 अरब रुपए का टिका लगा और टोटल 530 अरब रुपए का यानी कि एफबीआर को, हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और ये बड़े बड़े जो बिजनेस मैन थे, लाहौर के थे, फैसलाबाद के थे, या स्टील बिजनेस में थे या दूसरे बिजनेस में थे, उन्होंने ये इनपुट क्लेम की। अब ये एक इतनी सीरियस सिचुएशन है कि एफबीआर जो कि कहता है कि जी टैक्स का रेवेन्यू का मसला है, हमें टैक्स नहीं मिलता, लोग टैक्स नहीं देते, छोटे छोटे ताजरों के पीछे भाग रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदारों के पीछे भाग रहे हैं, उनके छापे मार रहे हैं, उनको नोटिस दे रहे हैं, आम आदमी को पकड़ रहे हैं। और उनकी नाक के नीचे कहाँ गए वो I&I आपकी, कहाँ गई FIA, कहाँ गई आपकी दूसरी एजेंसीज। अब इतना बड़ा फ्रॉड जो कि बरसे अभी पिछले दिनों आपने एक और टीवी चैनल पे देखा होगा कि एफटीओ के एडवाइज़र जो है ना वो तो गवर्नमेंट के अपने बंदे हैं, उन्होंने खुद बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा फ्रॉड है। तो मैं तो समझता हूँ कि इसके ऊपर तो पूरे के पूरे एफबीआर को जो है वो इन्वेस्टिगेशन में लेना चाहिए और इसमें पुराने एफबीआर के मुलाजमीन, नए एफबीआर के, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एक दिन में हुआ होगा, ये कई सालों पे जो है अरबों रुपया नहीं खरबों रुपए की 1.62 ट्रिलियन रुपीस उसकी ट्रांजैक्शन हुई है और किसी को पता भी नहीं चला। सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया, उसको उस खातून के जो सेल टैक्स अकाउंट को हैक किया, उस पर ट्रांजैक्शन की गई और उसके बाद 290 बिलियन। सर इंकशाफ ये भी हुआ है कि जो लोग रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, वो अपने अकाउंट यूज नहीं करते हैं, खास तौर पे फोर्सेस के लोग, उनके अकाउंट्स को हैक करके उसका यूजेज किया। देखिए वो मैं आपको बताता हूँ ना, बड़े बड़े लोग इनपुट क्लेम करें। देखिए मैं अगर आपको पिछले 20 साल का डाटा अगर बताऊँ तो पिछले 20 साल से एफबीआर जो है ना वो पीछे पड़ा हुआ है जी, फेक एंड फ्लाइंग, फेक एंड फ्लाइंग, फेक एंड फ्लाइंग इनवाइस। मैं समझता हूँ ये फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है? आपने इसको ये है फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस। इसके ऊपर मैं तो कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बैठना चाहिए और इन लोगों को सामने लाना चाहिए जो छोटे छोटे लोगों के तो हकूक को मामलात को बड़ा टाइटन करते हैं और उनकी नाक के नीचे, उनको नाक के नीचे खुद। ये तो एक वाक्य है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सर कि एक मेडिकल स्टोर था कराची के एक मशहूर हॉस्पिटल के सामने, वहाँ पे जाके कमिश्नर RTO 1 ने ज़बरदस्ती उनकी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की और 10 बिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शन उसके ऊपर की। उसके बाद एक रिटायर्ड फौजी थे, उनके अकाउंट से 81 बिलियन की ट्रांजैक्शन हुई। और ये तो मतलब वो यही बता रहा हूँ कि फोर्सेस के लोग जिन्हें पता भी नहीं है, जिनको पता भी नहीं है उनका अकाउंट। एक आदमी सेल टैक्स में रजिस्टर हो जाता है तो ये ढूंढ रहे होते हैं कि किसके अकाउंट में जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, 2 साल नहीं हो रही, 3 साल नहीं हो रही, 4 साल नहीं हो रही,
5 साल नहीं हो रही, ये उसके अकाउंटों को हैक करते हैं और फिर के कॉपी, चूँकि ये खुद मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, पराल के लोग भी और FBI के लोग भी, ओए होए। इन्होंने मिल के। अब सर ये देखें, एक बार हम IMF के मिलते तल्ले कर रहे हैं। IMF कहते हैं कि 190 बिलियन आपका टैक्स कम हुआ है, तो आपके ऊपर हम ये लगाएंगे। ओ भाई, ये जो 500 अरब रुपया जो इधर-उधर हो इतनी गया बड़ा है, इसका claim कौन हो- जिम्मेदार? अब ये अच्छा जो नहीं खबर साहब, है, मैं ना ये इस देखिए पे सर, एक चीज, इस पे ना आपके साथ मैंने अभी थोड़ी सी और डिस्कशन भी, मैं जरा आयमा को भी इन कर लूँ इसमें। आयमा, हम FBR सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, प्राल सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं। अब मतलब इतना बड़ा ख़तरनाक किस्म का फ्रॉड हो रहा है और सेल्स टैक्स की मद में, रिटर्न्स की मद में। अभी IMF के वफ़द पाकिस्तान है, FBR के साथ मुलाकातें जा रही हैं, फिर हमें टाइटन कर दिया जाएगा टैक्सेस की मद में। तो पहले अपने सिस्टम्स जिन पर इतना बड़ा कदगन है, तो वो भी तो देखना बहुत ज़रूरी है और बड़ा ख़तरनाक मामला है ये तो। Yes, thank you so much, Arsalan, for such a deep question. देखें, the problem is, मैं भी सुन रही थी आपकी बात भी, ये देखें जो ये फ्रॉड हुआ है, इतना बड़ा फ्रॉड है, लोगों के साथ ज़बरदस्ती की जाती है और हमारे ऊपर एक 5%, इस वक्त हम 5% अपनी पेमेंट्स में शॉर्टफॉल है। और IMF ने कहा था अगर आप 1% शॉर्टफॉल होंगे तो फिर आपको टैक्स रेट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं कल से यही सोच रही हूँ कि जो है 1% पे उन्होंने ये कहा था, 5% हमारा शॉर्टफॉल हो गया है, कितना ज्यादा टैक्स रेट इंक्रीज होगा, किसके ऊपर टैक्स लगेगा, और हमारे आम और खास आवाम के साथ भी क्या होने वाला है, मुझे समझ नहीं आता। आई थिंक द बिगेस्ट इशू इज कि हमारे जो सिस्टम्स है ना वो ही ठीक नहीं है। FBI, आप एक आम टैक्स वाला जो एयरपोर्ट पे खड़ा होता है या जो क्लियरेंस वाले खड़े होते हैं, कस्टम्स वाले, वहां से आप उनकी चोरी चकारी का अंदाजा लगाना शुरू करें और ऊपर तक जाएं। इतना ब्राइबरी और करप्ट सिस्टम है, इतना चोरी चकारी वाला सिस्टम है कि आप पाकिस्तान को किस हाल में नहीं छोड़ा। मतलब इस मुल्क को आप किधर लेके जाएं। अब तो मेरा ख्याल है IMF भी हमसे थक चुका है और they've given up on us कि हम इस करें तो क्या करें इस मुल्क का। ना इसमें कोई इकोनॉमिक टूल चलता है, ना कोई इसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी टूल चलता है। मतलब एक ऐसी कोई इसको कोई बीमारी होगी इस मुल्क को, बिकॉज ऑफ द पीपल, इट्स नॉट द कंट्री इटसेल्फ, इट्स द पीपल। आप आराम से कस्टम वाले की एग्जांपल, आप एक आम पुलिस वाले को रोड पे, ट्रैफिक पुलिस वाले से स्टार्ट करें, आप देखना कि कितना करप्शन है, ऊपर तक आप चल जाए। FBI, मैंने तो जब से मैं छोटी थी आज तक यही सुना है कि FBI इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट जो है एक महकमा है पाकिस्तान का। और अब आप देखें 5% रेवेन्यू शॉर्टफॉल आया है, और अब जो IMF के वक्त कल से आया, ऊपर से द सेकंड प्रॉब्लम IMF इज डिस्कसिंग इज अबाउट ये इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और इसकी प्राइसिंग। किसने कहा था कि सोलर पैनल्स आप सब्सिडीज पे मंगाए पाकिस्तान और इनकी इंस्टॉलेशन विदाउट हैविंग अ गुड सिस्टम ऑफ बिलिंग द पीपल। आप ग्रॉस मीटरिंग कर रहे हैं, आपको नेट मीटरिंग करनी चाहिए, आप किस तरह से ये सारा काम करें। आई डोंट अंडरस्टैंड कि अब पाकिस्तान इज द मोस्ट इंडेटेड कंट्री टू IMF इन द एशियन रीजन। सबसे ज्यादा साउथ एशियन रीजन में पाकिस्तान का डेट है। इट वाज 37 मंथ्स फैसिलिटी, ये कोई लॉन्ग टर्म लोन नहीं था, ये एक 37 मंथ्स की फैसिलिटी IMF ने दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था अगर आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो टैक्सेस से है वो 1% भी नीचे गया, हम आपका टैक्सेशन और टाइट कर देंगे। तो हमारा तो 5% से नीचे चला गया। क्यों गया? चोरी चकारी। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी सैलरीज में से डिडक्ट हो रही है सैलरीज, जो आपने आम ट्रेडर्स को कर करके इतना कम कर दिया एक्टिविटी, लोग छुपाने लग गए हैं और इतनी चोरी चकारी और बढ़ गई। आई डोंट नो व्हिच वे इट्स गोइंग। एक खतरनाक बात ये भी है ना डॉक्टर आयमा और नईम सिद्दीकी साहब, कि हम टैक्स पेयर्स की बात करें, हम सिस्टम्स के ऊपर बात करें, अजीब बात ये है कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं आयमा, उनके लिए क्या सिक्योरिटी है अगर इन सिस्टम्स के ग्लिचेस की वजह से हैक हो जाता है सिस्टम। इतना बड़ा प्राल सिस्टम हैक हो रहा है, हैक करके उसमें ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और उसको डीएक्टिवेट भी कर दिया जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता और इतना लंबा सब कुछ हो जाता है। ठीक कह रहे नईम साहब कि ये एक दिन का काम तो नहीं होगा, और खुद ये तो FBR के अपने बंदे एडवाइजर्स बता रहे हैं, खुद जो उनके एडवाइजर्स हैं। बाहर के बंदे का, जी बिल्कुल, ये बाहर के बंदे का बिल्कुल काम नहीं है। FBR के अंदर ही सब मिले होते हैं, सब अंदरूनी काम है। और जिन्होंने ये सिस्टम्स बनाए हैं, आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, जब वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम किसी से खरीदते हैं, ऑब्वियसली वेंडर्स होते हैं जो बनाते हैं, खुद तो नहीं बना सकते। आप किसी वेंडर, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को देते हैं, दे कम विद गारंटी के इस तरह के ये इसके अंदर हमने सिस्टम्स डाले हुए हैं कि आपका सिस्टम हैक नहीं होगा। ठीक है। अच्छा आयमा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, सॉरी एक ब्रेक लेना है, ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आते हैं।
मैं ज़रा ये कैपेसिटी पेमेंट वाली बात भी करूंगा। एफबीआर से मुलाकातें जो हो रही हैं, टैक्स लगेंगे तो क्या महंगाई दोबारा हो जाएगी? जिस महंगाई का हम जिक्र कर रहे हैं कि बड़ी विन विन सिचुएशन है, महंगाई बहुत कंट्रोल हुई है, हमें लग भी रहा है, लोग भी कह रहे हैं, लेकिन क्या या एफबीआर और जो मामलात चल रहे हैं आईएमएफ के दरमियान, इसके बाद टैक्सेस लगेंगे? जिन जिन चीज़ों पे लगेंगे जाहिर है वो कमोडिटी प्रोडक्ट्स, कमोडिटी वो है जो आम आदमी भी यूज़ करता है, तो उसके बाद क्या सिचुएशन होने जा रही है? फिर ये जो इतने बड़े सिस्टम्स के मामलात हैं, हैक हो रहे हैं, मैं वापस आता हूँ ब्रेक से इस पर बात कर। वेलकम बैक जी। और मेरा तो दिमाग हिल गया ब्रेक पर जब जा रहा था। अरबों खरबों की बात हो रही है एक ऐसे अकाउंट्स में जो अकाउंट एक्टिव ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है बेचारे जिनके अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हो रही है। 79 ईयर्स की खातून का एक जिक्र हो रहा है, कुछ आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड लोग हैं जिन्होंने अपने अकाउंट्स नहीं यूज़ करने होते, और कितनी अजीब, हाँ, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो लोग जिनके अकाउंट डीएक्टिव हैं, यानी वो अब खतरनाक हैं कि वो बेचारे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो और ख़तरे में हैं, फिर गवर्नमेंट को इतना बड़ा नुकसान। तो एफबीआर के अपने सिस्टम्स पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी तरफ मुलाकातें हो रही हैं आईएमएफ के साथ। नईम साहब, क्या आने वाले दिनों में हम जो महंगाई में कमी देख रहे हैं, ठीक है हम समझते हैं कमी हुई है, हमने भी इस चीज़ को देखा भी और परखा भी, लेकिन ये जो मुलाकातें होंगी इसके बाद कुछ टैक्सेस के नए मामलात को मिनी बजट टाइप कुछ देखेंगे, या मिनी बजट नहीं होगा, सिर्फ टैक्सेस में कुछ तब्दीलियाँ हो जाएंगी? देखिए सर, आईएमएफ इस वक्त जो आप पे सबसे ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, पहले तो वो ये कहता था कि रेवेन्यू इकट्ठा करें, अब वो कहता है खर्चे कम करें। अभी आपके जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज एसओईज जिसको आप कहते हैं, उनमें मजमूई तौर पर 55 खरब 90 अरब रुपए का उनके नुकसानात में इजाफा हो गया। अब आप देखें कि एक तरफ 5.5 ट्रिलियन ये भी बनता है, एक तरफ आपको बताया है कि अभी 500 अरब रुपए का सिर्फ 1 2 3 ट्रांजैक्शन में एफबीआर का आपके सामने रख दिया। आप सोचें कि ये कितने अमीर लोग हैं। ये तो मेरा ख्याल है फेसबुक के ओनर से भी ज़्यादा अमीर हो गए हैं, ये तो शायद अमेज़ोन से भी ज़्यादा अमीर हैं। मैं तो कसम खुद यकीन करें सर, मैं यकीन करें, मेरा दिमाग हिल गया मुझे मेरा मैं तो मतलब हम इतना एडवोकेट करते हैं, हम कहते हैं ये लोग आते हैं पढ़े लिखे होते हैं, हमारी टॉप एलीट होती है, हमारे मुल्क का सरमाया है, पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे करप्शन की तवक्को ही नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस वक्त इस मामलात को जो पिछले 30 सालों से हम देख रहे हैं, टैक्स नहीं है, टैक्स, वो सही टैक्स जितना इकट्ठा नहीं होता उससे ज़्यादा तो ये खा जाते हैं। पहले तो हम समझते थे शायद 10-15% 20% खाते होंगे, लेकिन अब तो नज़र ये आ रहा है कि ये 100% से ज़्यादा जो है ना इसमें इन्वॉल्व है इस किस्म के मामलात में। और अब जबकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के मुंह से आप ये बातें सुन रहे हैं तो इसका मतलब है ये तो बड़ी ऑथेंटिक बातें हैं। जी बिल्कुल, वो खुद बता रहे हैं ना, कोई ये और खुद नहीं बता रहे हैं। अब हम कोई अपने पास एक फैब्रिकेटेड स्टोरी नहीं लेके आए, बिल्कुल सही बात। ये अखबारों की खबरें हैं, मीडिया की खबरें हैं। तो अब भी अगर मैं समझता हूँ कि इस पे कमीशन बैठना चाहिए। इसको जिस तरह वो पिछले हमारे चेयरमैन एफबीआर थे शबर जदी साहब, उन्होंने कहा कि ये इसको महकमे को ही आप जो है ना इसको अगर लपेट दें तो शायद यार वैसे वो खुद आके भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया लोगों। अब मेरा मतलब है वो कहते हैं इनको घर बैठे तनख्वाहें दे दें, तो कम से कम आपका ये 500 हज़ार 2000 अरब तो कम से कम बच जाएगा ना। अब और लोगों को जिस किस्म के नोटिस दे रहे हैं, घरों से उठा के लेके जाते हैं, दफ्तर से उठा के लेके जाते हैं, और उसके बाद 10-10 साल मुकदमे लड़ने के बाद उनको बाइज़्ज़त बरी कर देते हैं, और फिर कहते हैं जी हमने इन गुड फेथ ये सब कुछ किया था। तो ये तो बड़ी मदद जाती है। और इस वक्त ये टाइम है कि इसमें जो इस सिस्टम को फौरी तौर पर देखा जाए और इसको मजीद अरबों खरबों का जो है खास तौर पे इस पे जुडिशल कमीशन बैठना चाहिए और उसको इसका टोटल थारो इन्वेस्टिगेट अगर इसमें कोई बिजनेसमैन इन्वॉल्व है तो उसको भी पकड़े, अगर सरकार का बंदा इन्वॉल्व है तो उसको भी पकड़े, कोई प्लानिंग करने वाले इन्वॉल्व है तो उसको भी पकड़े। अब रहेगी बात सर, आपने कहा आईएमएफ की टीम, तो आईएमएफ की टीम पाकिस्तान आई हुई है सेकंड क्वार्टर की जो नहीं सर मैं आपको बता दूं 196 बिलियन का जो है ना वो बेसिकली हमने इस वक्त शॉर्टफॉल है हमारे पास, और हम अक्टूबर में 103 बिलियन का शॉर्टफॉल था, उसके बाद पीछे नवंबर में भी हमें शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है। तो बेसिकली आईएमएफ कहता है फर्दर टैक्स लगाए। अब सर आप कहते हैं महंगाई कम होगी, मुझे ये बताएं गाड़ियाँ सस्ती हो गई, गाड़ियाँ किस्तों में मिल रही हैं, कोई खरीदार नहीं मार्केट में बैठा हुआ, आप गए हैं मार्केट में पैसा नहीं, आप मुझे ये बताएं सर जी, आप बताएं बाजार गए हैं तो पिछले साल के मुकाबले में और आज के मुकाबले में टमाटर की कीमत में, प्याज की कीमत में, आलू की कीमत में, चावल की कीमत में, बिजली की कीमत में, गैस की कीमत में कितना फ़र्क पड़ा? चलिए आप ये बता दें, आप खुद एनालिसिस कर लें कितनी चीज़ें सस्ती हुई हैं। तो आईएमएफ जो है वो फोकस ये कर रहा है कि आप अपना
टैक्स बेस कैसे ब्रॉडन करेंगे। ये बात मैं IMF से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि टैक्स बेस को ब्रॉडन करें। आप खाली सैलरी क्लास को या बिजनेस क्लास को, उन बिजनेस क्लास को जो बेचारे फंसे हुए हैं उनके, आप वो जो शोबे हैं जो कि टैक्स नेट में नहीं आ रहे, आप उनको टैक्स नेट में लेके आएँ। आप बड़े बड़े जो 5-6 सेक्टर्स हैं उन पे आपने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने की कोशिश की, वो माफिया ने नहीं चलने दिया, आप उस पर काम करें। देखिए सर, आज मेरा दिल जो है ना, मेरा दिल आज जो है ना बहुत दुखी है। और ये 500 अरब तो मेरी जेब में तो नहीं है ना आपकी जेब में आए हैं। ये जिन लोगों की जेब में गए हैं ना, आप उनको निशाने इबरत बनाएं, आप उनको पकड़ें, और जितने लोग उनके साथ मुलव्वस हैं आप सबको पकड़े एक बार करना पड़ेगा जी। अरसलान साहब, और सर ये प्राल सिस्टम इसको भी देखें ना, जाहिर है इसका सर, glitch भी ये देखें सारे ना। इन्वॉल्व है ना। ये सॉफ्टवेयर क्या है, इसका हैक glitch हो देखें। गए और सिस्टम को डीएक्टिवेट आप कर दें और इतना बड़ा जुल्म हो जाए और हम टीवी पे बैठ के खाली बातें करें और ये बातें सारी खत्म हो जाए, ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आयमा, कैपेसिटी पेमेंट, चूंकि ये आपका बड़ा फेवरेट टॉपिक भी है, हम इसकी मद में कोई 18 अरब, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं 18 अरब रुपया दे रहे हैं और 70 रुपए फी यूनिट बिजली पड़ रही है, तो इससे कैसे जान छुड़वाएंगे हम। 189 का शॉर्टफॉल है, टैक्स जमा करना है मजीद अरब रुपए का, 189 अरब मतलब बिलियन की बात हो रही है। देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग होती है ना, इसके बहुत डिफरेंट मेथड होते हैं। ये इतना सिंपल नहीं है कि बिजली प्रोड्यूस हुई, आपके घर तक आई और आपने उसका बिल दे दिया। बिल के द बिल कंप्राइजेस ऑफ वेरियस पार्ट्स। खैर उन डिटेल्स में तो मैं अभी नहीं जाऊंगी, लेकिन जनरली इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग इवन फॉर एडवांस कंट्रीज लाइक US, UK, ऑस्ट्रेलिया। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है। अब प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमारे पास पॉलिटिशियंस बैठे हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि बिजली की प्राइसिंग कैसे होनी है। हमारे पास कोई एक्सपर्ट नॉलेज है नहीं, और अगर हमारे पास गलती से कुछ एक्सपर्ट नॉलेज है भी, आइदर उनके हाथ बंधे हुए हैं और या फिर हमारे पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ओके, उनके एक्सपर्टीज को यूज कैसे करना है। द प्रॉब्लम इज, हमने ये जो प्राइसिंग का फॉर्मूला लगाया था बिजली का, जो लास्ट ईयर से लग रहा था, मैं उस वक्त से कई शोज में भी आई हूँ, कई लोगों से बात हुई है, दैट्स अ रॉन्ग फॉर्मूला। द इशू इज, आप इंपोर्ट कर रहे हैं सोलर पैनल्स, इससे बनती हैं 2 पैरेलल लाइंस ऑफ सप्लाई। जिन्होंने लगा लिए सोलर पैनल विद बैटरी स्टोरेज, दे आर ऑफ ग्रिड, दे आर एसेंशियली ऑफ ग्रिड। एंड इवन इफ दे आर नॉट ऑफ ग्रिड, उनकी जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है फ्रॉम सोलर पैनल्स, उसको उनको वापडा वाले ऐसे बिल में वापस कर रहे थे, एंड देयर वाज अ डिस्टॉर्शन ओवर देयर। ठीक है, द इशू इज, इस कैपेसिटी पेमेंट से निकलने के लिए देयर हैज टू बी लोकेशनल प्राइसिंग के बिजली कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ जा रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके घर में सोलर पैनल या गैस जनरेटर है या नहीं। यू हैव टू पे द ट्रांसमिशन लाइन चार्ज। ट्रांसमिशन लाइन चार्ज क्या होती है? जो हमसे हमारे घरों में बिजली आती है, दैट इज डोमेस्टिक लो पावर ट्रांसमिशन। जो हाई पावर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होती है, उसके चार्जेस पूरे नहीं हो रहे। जब उसके चार्जेस पूरे होंगे, हमारे लाइन रेंटल्स, लाइन लॉसेस पूरे होंगे, तब ही जाके हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम वापस कर सके IMF के लोन्स। पीपल हु आर ऑफ ग्रिड, उनकी डिमांड कम होगी, तो जो लोग ऑन ग्रिड हैं वो भी बिजली कम यूज करें। 2 AC की जगह 1 AC लगाओ, 1 AC लगाते हो तो चंद घंटे लगाओ, ना लगाओ, डिमांड कम हो गई, जिसकी वजह से हमारे जो रेवेन्यू में इतना ज्यादा शॉर्टफॉल आ रहा है कि वो कहीं से पूरा ही नहीं होता। जो हमारा प्राइसिंग का फॉर्मूला है, अनफॉर्चुनेटली दैट इज रॉन्ग। और अभी मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ा कि ऑफ पीक और ऑन पीक टाइमिंग्स का कुछ करेंगे, उससे हम पैसे वसूल करेंगे और पंजाब में सस्ती बिजली होगी। हम ऑफ पीक ऑन पीक कैसे कर सकते हैं जब हमारे ट्रांसमिशन, जिसको लाइन चार्जेस कहते हैं, वही पूरे नहीं हो रहे? क्योंकि जो मेन ट्रांसमिशन लाइन पे जब बिजली आती है, उसके ऊपर आप एक फिक्स्ड कॉस्ट डालेंगे, उस फिक्स्ड कॉस्ट को आप इंक्रीज करेंगे तो सबको आएंगे। और ये किसने कहा था कि सोलर पैनल्स के ऊपर आप सब्सिडी लगाएं? और सोलर पे तो ऑफ ग्रिड जाने की इजाजत होनी ही नहीं चाहिए। जो सोलर यूज कर रहे हैं वो भी जो फिक्स चार्जेस है उन्हें वो देनी है ही है, वरना देयर इज नो वे हम इसमें और इस मसले में और ज्यादा से ज्यादा हम धंसते चले जा रहे हैं। यानी इस मसले में और उलझते जाएंगे, इसका कोई हल इस तरह से नजर नहीं आ रहा। नईम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़े मसाइल के साथ आज हमने डिस्कशन की है। फिर आयमा हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर आयमा, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आयमा मेहदी ने हमें ज्वाइन किया और बड़ी डिटेल डिस्कशन, ये कैपेसिटी पेमेंट, महंगाई कैसे हो रही है, FBR के सिस्टम्स के ग्लिचेस इतने खतरनाक है कि अरबों खरबों का टीका लग रहा है, गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये खुद बता रहे हैं FBR के लोग, अब इस पर खुल के बात कर रहे हैं। इस पर देखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।